नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले आपको सतना से खबर बता दें, जहां पर बाघ की मौत हुई है और चित्रकूट के जंगल में बाघ का शव मिला। चितहरा बीट में बाघ का शव मिला है। अब वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है कि आखिर इस बाघ की मौत की वजह क्या है। शिवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ सतना से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि अभी तक क्या कुछ पाया गया है, किस स्थिति में ये शव मिला है बाघ का, क्या शरीर पर कुछ निशान भी हैं। शिवेंद्र, देखिए पुनीत, मैं आपको बता दूं कि जो बाघ का शव बरामद हुआ है चितहरा में चित्रकूट के जंगल में, उस पे संघर्ष के निशान आसपास देखे गए हैं और साथ में जो बाघ का शव है उस पे कई जगह दांत से गड़े होने के सबूत मिले हैं और शरीर में कई घाव हैं। तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आपसी संघर्ष की वजह से दो बाघों में संघर्ष हुआ है और यही वजह है कि बाघ की मौत हुई है। हालांकि सबको कब्जे में ले लिया गया है और उसका पीएम कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बाघ की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि पश्चिम एरिया में पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है और उत्तर दिशा में रानीपुर अभयारण्य है। तो ऐसे में दोनों जंगल जुड़े हुए हैं और एक घना जंगल है, चित्रकूट का जो जंगल है घना है, यहाँ पर बड़ी संख्या में बाघ अपनी टेरिटरी बनाए हुए हैं और ये बाघ की मौत संभावना जताई जा रही है कि आपसी संघर्ष में हुआ है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आपसी संघर्ष की वजह इसकी बताई जा रही। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है ताकि और पता चल सके, लेकिन बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास का क्षेत्र जो है ये टाइगर टेरिटरी है और इसमें बड़ी संख्या में बाघ भी हैं। तो ऐसे में आपस में इनके बीच जो संघर्ष हुआ उसमें, क्योंकि बॉडी पर भी बताया जा रहा है कि बाघ की जो शरीर है उस पर भी दांतों के गढ़े होने की बात कही जा रही है। तो संघर्ष में संभवतः बाघ की मृत्यु हुई है, लेकिन अभी वजह क्या है इसको लेकर वन विभाग जांच कर रहा है और पोस्टमार्टम के बाद साफ हो पाएगा कि बाघ की मौत की वजह क्या है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1264 पहुंच गई है। इंदौर से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में 146 नए मरीज सामने आए हैं। इन सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इंदौर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 842 हो चुकी है। इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 47 पहुंच गया है। पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या जिनकी मृत्यु हो गई है वो 65 है। इंदौर में सराफा बाजार के 2 व्यापारी भाइयों की भी मौत हो गई। प्रतिष्ठित फर्म एसके ज्वेलर के दोनों संचालक थे और इस परिवार के 12 साल के बच्चे का इलाज फिलहाल जारी है। वहीं भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 175 हो चुकी है। देवास में 3 जबकि मंदसौर में कोरोना का एक नया केस मिला है। मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भोपाल में 175 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो इंदौर में ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 146 केस नए सामने आए हैं और अभी कई सारी स्क्रीनिंग बाकी है, कई रिपोर्ट आना बाकी है। लोगों के लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स आने बाकी है। ऐसे में इंदौर में सबसे ज़्यादा 842 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। यह आंकड़ा बढ़ता हुआ। डिस्चार्ज 37 किए जा चुके हैं। हालत स्थिर 584 की हालत स्थिर बताई गई है। केवल इंदौर का आंकड़ा है और कुल मिलाकर पहले शुरुआत में जो 3 जिले रेड जोन में थे, अब ये संख्या 12 हो चुकी है। 12 जिले रेड जोन बनाए गए हैं जहां पर स्थिति गंभीर है और इसीलिए यहां पर स्वास्थ्य टीमें जो हैं वो लगातार काम कर रही हैं। लगातार लोगों की सैंपलिंग ली जा रही है, उसे जांच के लिए भेजा जा रहा है और इलाज किया जा रहा है जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं।
मंदसौर की बात करें तो यहाँ पर 8 पॉजिटिव केस हैं और 1 मरीज की मौत हो गई। तो आगर मालवा में अब तक 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। पूजा माथुर हमारी सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर अब क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या नई तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि 12 जिले रेड जोन घोषित कर दिए गए हैं, पहले ये 3 थे। पूजा जी बिल्कुल, जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लगातार कई ऐसे जिले और सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना वायरस का कहर अब सामने आने लगा है। मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और खासकर बात अगर इंदौर की करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में अकेला इंदौर वो ऐसा शहर है जहां पर तेजी से आंकड़ों में उछाल हो रहा है और कहें कि पूरे जिले में लगभग आधा एरिया जो है वो कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। उसके बाद राजधानी भोपाल का हाल भी कुछ ऐसा ही है कि दिनों दिन यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यही वजह है बीते 9 दिनों में 3 जिले ऐसे थे जो पहले हॉटस्पॉट की जोन में आते थे, लेकिन अब ये बढ़कर के 12 हो गए हैं। प्रशासन भी अब कहीं ना कहीं सख्त होता हुआ दिखाई दिया है। इसको लेकर के पूरे राज्य में ये आदेश भी लागू कर दिए गए हैं कि मास्क लगाना जरूरी है और अगर लोग मास्क नहीं लगाते हैं तो इसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए पूजा। तो लगातार ये नजर बनाए हुए हैं। इधर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सर्टेन अनाउंसमेंट्स and the statement is a bit long, as I said last time, because I have tried to make it as self-explanatory as possible, and so that there is adequate clarity, and since we are not able to hold a press conference, the meaning and the details are conveyed to the maximum extent possible. So as I just said, everywhere, as also in India, the mission is to do whatever it takes to prevent the epidemiological curve from steepening any further. Human spirit is ignited by the resolve to overcome the pandemic. It is during our darkest moments that we must focus on the light. As Mahatma Gandhi said in his famous address at Kingsley Hall, London in October 1931, and I quote Mahatma Gandhi, "In the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists." Before I begin, I wish to place on record our gratitude to all the functionaries and personnel in the government, the private sector, banks and other financial institutions who risk their lives on a daily basis by going to work or by working from home to fight the pandemic by keeping essential services fully operational. Our deepest appreciation goes out to doctors, healthcare and medical staff, police and law enforcement agencies who are at the front line. In the RBI, I would like to specially commend and thank our team of 150 officers, staff and service providers who are in quarantine away from their families and are at work 24/7 to keep essential services such as currency in circulation, retail and wholesale payments and settlement systems, reserve management, financial markets, liquidity management, financial regulation and supervision, and a host of other services available so that the nation may survive COVID-19. Banks and financial institutions have risen to the occasion and have ensured normal functioning. Their efforts are praiseworthy. I would like to thank my colleagues in the Reserve Bank of India who set aside personal health concerns and joined me in fashioning the array of measures taken by the RBI in the context of COVID-19. I also thank our teams for their intellectual support, analytical work and logistical arrangements. I would first like to highlight or give our assessment of the current economic situation. Since March 27, 2020, when I spoke to you last, the macroeconomic and financial landscape has deteriorated precipitously in some areas, but light still shines through bravely in some others. On April 14, the IMF released its global growth projections, revealing that in 2020, global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion,
which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. The World Trade Organization sees world merchandise trade contracting by as much as 13 to 32%. I repeat, 13 to 32% in 2020. Global financial markets remain volatile and emerging market economies are grappling with capital flow and volatile exchange rates. Crude oil prices remain in a state of flux despite the agreement on production cuts by OPEC plus countries. For 2021, the IMF projects sizable V-shaped recoveries, close to 9 percentage points for the global GDP. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. Over the last 3 weeks, there have been a few data releases on domestic developments, but they are too disjointed to allow a comprehensive assessment of the state of economy. Yet, there are a few slivers of brightness among the encircling gloom. In my statement of March 27, I had referred to continuing resilience of agriculture and allied activities on the back of all-time highs in production of food grains and horticulture, with huge buffer stocks of rice and wheat far in excess of the buffer norms. By April 10, pre-monsoon Kharif sowing had begun strongly, with acres of paddy, which as you know is the principal Kharif crop, up by 37% in comparison with the last season, that is in comparison with the Kharif of 2019. States such as West Bengal, Telangana, Odisha, Assam, Karnataka and Chhattisgarh are leading in sowing activity despite the lockdown. On April 15, the India Meteorological Department IMD forecast a normal southwest monsoon for 2020 season, with rainfall expected to be 100% of the long period average. These are early developments and they bode well for our rural demand, supported as they are by accelerating fertilizer production, which was noticed up to February 2020. The robust growth of 21.3% in tractor sales up to February 2020 as against a contraction of 0.5% in the corresponding period of the previous year may provide an offset to farm labor shortage on account of the lockdown. In other production sectors, the situation is more somber. On April 9, the index of industrial production for February was released, showing that industrial output accelerated to its highest rate in 7 months. The impact of COVID-19 is not yet captured in these prints. So therefore, there is no reason to get misled by the IIP data which was released up to February, because the impact of COVID-19 comes thereafter. More tellingly, however, the revival in electricity generation, a coincident indicator of demand that had commenced from January 2020, has been halted by a sharp fall in daily demand in the range of 25 to 30% after the lockdown announcement on March 25th. Automobile production and sales, port freight traffic declined sharply in March, as recently released data indicates. The Manufacturing Purchasing Managers Index, that is PMI, for March 2020, which was released on April 2, was the lowest in last 4 months. Notably, suppliers' delivery time lengthened for the first time in 5 months, indicating supply disruptions. The April 6 release showed that services PMI declined into contraction in March 2020, pulled down by a sharp downturn in export business, new domestic orders and employment. In the external sector, the contraction in exports in March 2020 at minus 34.6% has turned out to be much more severe than during the global financial crisis. However, amidst all this,
the level of foreign exchange reserves which we have continue to be robust at US dollar 476.5 billion on April 10th, equivalent to 11.8 months of imports. Turning to the status of banking operations since the nationwide lockdown was imposed by the Government of India, the RBI has taken a number of steps to ensure normal business functioning by the entire banking sector. As a result, payment infrastructure is running seamlessly. Banks have been required to put in place business continuity plans to operate from their disaster recovery sites and or to identify alternate locations for critical operations so that there is no disruption in customer services. Our data show that there was no down